हेलो एवरीवन। जूलोंग और यान में मई का एक और नई कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ये इस कहानी का पार्ट 1 है क्योंकि मुझे इस कहानी का इतने ही एपिसोड्स मिले थे। तो इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग मई नाम की गर्ल को देखते हैं। वो एक्चुअल में किडनैप हो गई थी। वो अभी अभी इस शहर में नहीं आई थी और आते ही किडनैप हो गई। मई की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब से प्लेस पर देखती है। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक कह रहा था कि हमने उस इंसान को किडनैप कर लिया है, हमें पैसे कब तक मिलने वाले हैं। उस बात पर दूसरा बंदा बोलता है कि पहले मुझे लड़की को देखने दो और अगर वो मुझे पसंद आई तो ही मैं पेमेंट करने वाला हूँ। इतना कहते ही वो जो किडनैपर था वो मई को दूसरे बंदे के पास लेकर के जाता है, जिसके लिए उन लोगों ने यहाँ पर मई को किडनैप किया हुआ था। उसे उसके सामने लेकर के जाया जाता है। मई डरी सहमी सी थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये किडनैपर सीधे उसे जान से ना मार दें। जैसे ही उस बंदे के पास मई को लेकर के जाया जाता है, वो बंदे को मई पसंद आती है और वो किडनैपर्स को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। वो किडनैपर्स उसे उसके पास छोड़ करके बगल कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो मई के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था। मई के हाथ बंधे हुए थे, इसी वजह से वो ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी और उसे शायद उम्मीद भी नहीं था कि कोई उसे बचाने के लिए आने वाला है, क्योंकि वह इस दुनिया में अकेली थी। उसके कोई पेरेंट नहीं थे, कोई ख़ास दोस्त नहीं थे इस शहर में, जिसे जो कि उसे यहाँ किडनैपर से आकर के बचा सके। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक अजीब-सा पटाखा आकर के उसके प्लेस पर गिरता है। एक्चुअल में कुछ दूरी पर से ये पुलिस ऑफ़िसर्स उन लोगों पर नज़र रखे हुए थे, जिनमें से एक हमारा इस कहानी का हीरो लू भी है। वो यहाँ पर आता है। अब तक तो वो नॉर्मली काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो ये फ़ोटो देखता है कि एक्चुअल में किडनैप होने वाली लड़की कौन है, तो वो शॉक्ड हो जाता है और तुरंत ही अपने बंदों को ऑर्डर देता है, इस पे नज़र रखो। और वो खुद ही पर्सनली मई को सेव करने के लिए जाता है। इससे हमें ये तो पता चलता है कि एक्चुअल में वो मई से कहीं न कहीं कनेक्टेड है, तभी वो मई के लिए इतनी जल्दी-जल्दी सब कुछ कर रहा है। वो तुरंत ही 2 मिनट में कूदते-फांदते हुए उस प्लेस पर पहुँच चुका है और अब तक उन किडनैपर्स और उस बदमाश आदमी को भी पता चल गया था कि पुलिस वालों की नज़र है उन पे और वो लोग कभी भी पकड़े जा सकते हैं। वो यहाँ पर मई के गले पर ऐसे नाइफ़ रख कर के पुलिस वालों को धमकी देने का कोशिश करते हैं कि वो लोग उसे जाने दें, वरना वो इसे जान से मार देंगे। लेकिन लुई यहाँ पर उनसे फाइट करता है और वो मई को सेव करता है। इस चक्कर में मई के नेक पर भी ऐसे थोड़ा-सा नाइफ़ का कट लग गया था। मई काफ़ी घबराई हुई थी। वो देखती है कि लू उसे सेव कर रहा है और जैसे ही वो बेहोश होकर गिरने वाली थी, लू उसे सेव कर लेता है और मई बेहोश हो जाती है। लू कहता है, डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। ऐसा कहते हुए वो मई को वहाँ से लेकर के जा रहा था और बाकी जितने भी सारे लोग थे वो किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं। उनकी सारी टीम को पकड़ लिया जाता है। लू पर्सनली मई को अपने कार में लेके जा रहा था। अब सारे जो भी वहाँ पर उसके बंदे लोग थे, वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाते हैं कि लू और मई का कौन-सा ऐसा कनेक्शन है, जिसकी वज़ह से लू यहाँ पर मई को पर्सनली अपने कार में लेकर के जा रहा है। वो कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ और बहुत ही घबराया हुआ जल्दी-जल्दी फ़ास्ट-फ़ास्ट कार ड्राइव करते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जहाँ पर कि रास्ते में बीच में मई को होश आता है और वो देखती है कि लू उसे सेव करके कार ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल लेकर के जा रहा था। वो इतना घबराया हुआ था, उसे डर था कि कहीं मई को कुछ हो ना जाए। थोड़ी ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर कि कुछ घंटों में मई की जब आँख खुलती है तो उसके सामने एक और लड़की थी। उस लड़की का भी लास्ट नेम मई था। वो मई को बताती है कि एक्चुअल में तुम मेरे जगह किडनैप हो गई हो। वो किडनैपर्स मुझे किडनैप करने के लिए आए थे। हम दोनों का लास्ट नेम सेम था और उन लोगों ने गलती से तुम्हें किडनैप कर लिया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा। मई कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। वो लड़की मई का हेल्प करती है बेड पर से उठा के बैठाने में, फिर उसे पानी-वानी पीने के लिए देती है। मई को काम डाउन करने का वो कोशिश कर रही थी। मई उसे कहती है कि वो ऑफ़िसर कहाँ है, जिसने कि मेरी जान बचाई है। वो लू से मिलना चाह रही थी। तभी वहाँ पर लू कुछ और पुलिस ऑफ़िसर्स के साथ उस हॉस्पिटल में आता है।
मैं ही सोच रही थी कि क्या वो इस बंदे को जानती है, वो उसे एक फ़ैमिलियर सी फ़ीलिंग क्यों दे रहा है और उसने अपनी जान पर खेल करके उसके लिए इतना क्यों किया? चलो माना कि वो एक पुलिस ऑफ़िसर है, वो उसका जान बचा सकता है, लेकिन पर्सनली वो उसे अपने कार में क्यों ही हॉस्पिटल लेकर गया? उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन वो लू से इन सवालों को पूछ नहीं सकती थी। लू के साथ जो लेडी ऑफिसर आई थी, वो मई से नाम, उसके फैमिली के बारे में सब कुछ जानना चाह रही थी। मई अपना नाम बताती है और बोलती है कि एक्चुअल में मेरे पेरेंट नहीं है, मैं इस ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं इस शहर में जॉब ढूंढने के लिए आई थी जब मैं किडनैप हो गई। और उसके बाद का तो आप सारा सिचुएशन जानते ही हैं, किस तरीके से ऑफिसर लू ने मेरा जान बचाया है। लू की हरकतों से तो हमें यही साबित हो रहा था कि वो मई को पहले से जानता है, लेकिन मई लू को नहीं पहचानती है। क्या वो उसे याद नहीं है या फिर वो उसे जानती ही नहीं है? इन सवालों के जवाब आपको आगे मिलने वाले हैं। हम सबको पता है कि लू और मई के, यानी कि जूलोंग और यांग मई मई की कहानियाँ काफ़ी क्यूट एंड प्यारी एंड रोमांटिक होने वाली हैं। तो इस तक वीडियो में अगर आप तक यहाँ पहुँचे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं कहानी में। सारा पूछताछ हो जाने के बाद सब वहां से चले जाते हैं। लू और मई कमरे में अकेले थे। लू से आराम करने के लिए बोल करके वहां से जा रहा था। मई लू से पूछती है कि क्या हम पहले भी मिले हैं, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? लू इस सवाल का जवाब नहीं देता है। वो उल्टे मई से पूछता है, उसका कहना था कि वो इस शहर में नई आई है, तो क्या उसके पास रहने के लिए घर है? उसका रूम रेंट पर है, वो कहाँ रहने वाली है? मई कहती है कि नहीं, उसे रूम रेंट पर नहीं मिला था, वो आज ही तो इस शहर में आई हुई थी। लू उसे ऑफर करता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो तुम मेरे घर पे रह सकती हो। वैसे भी मेरा घर बहुत ही बड़ा है, मैं अपने घर पर कम ही रहता हूँ, तुम मेरे घर पर रेंट पे रह सकती हो। मई को ये डिसीजन सही लगता है, लू का ये एडवाइस सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर लू जो था एक पुलिस ऑफिसर था, वो मई के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। और ऊपर से अब तक मई को यहाँ पर कोई घर भी नहीं मिला था, तो उसे रहने के लिए एक रूम भी मिल रहा है, तो फिर वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है। लेकिन वो लू से पूछती है कि तुम श्योर हो कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं या फिर एक दूसरे को नहीं जानते हैं? फ्लैशबैक में लू कुछ मोमेंट्स को याद करता है, जिससे ये तो पता चल रहा था कि मई लू के साथ थी, लेकिन किस रिलेशन से, ये सिर्फ हमें अभी नहीं पता चलता है। वो कहता है कि तुम बेहतर होगा पास्ट को याद मत करो, तुम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए आई हो तो बस उसी पर फोकस करो। तुम्हें मेरे घर चलना है या नहीं? मैं कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाकर के कुछ दिनों के लिए रहने के लिए तैयार हूँ, जब तक कि मुझे मेरा घर नहीं मिल जाता है। वहाँ से जाने से पहले लू को अपने एक ऑफिसर का कॉल आता है। वो मई का हालचाल लेने के लिए कॉल किया था कि जो हमारी विक्टिम थी वो सेफ तो है ना? वो बोलता है कि हाँ, मई ठीक है और वो उसे अपने घर लेकर के जा रहा है। इसके थोड़ी देर बाद मई यहाँ पर हॉस्पिटल में रेस्ट करती है। वो उसे आराम करने के लिए अपना जैकेट खोल करके दे देता है। लू की फीलिंग से यही फील हो रहा था कि वो मई को कहीं न कहीं पसंद करता है, बट अपने इमोशंस को ज़ाहिर नहीं करता, और लू का इतना केयर मई को भी उससे धीरे-धीरे प्यार करा रहा था। वो अपना जैकेट मई को देता है, ताकि वो ऐसे आराम कर सके, क्योंकि उसके ड्रेस वगैरह भी काफ़ी गंदे हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे, तो लू आगे-आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे-पीछे। तभी अचानक से लू रुक जाता है और मैं गलती से उससे टकरा जाती है। वो लू से जब टकराती है तो लू उसके काफ़ी करीब था और वो अचानक से ब्लश करने लगती है। लू उसे देख कर के समझ नहीं पाता है कि मैं ब्लश क्यों कर रही है। वो मई के करीब जाने लगता है, मई को लगता है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन मई के पास उसका जैकेट था, उसके जैकेट से उसे कार की चाबी चाहिए थी, तो वो इसी वजह से उसके पास जाकर के अपने जैकेट के पॉकेट में से कार की चाबी निकालता है। फिर वो यहाँ पर मई को जो उसने जैकेट दिया था, उसका जो ज़िप होता है वो अप करता है, ताकि मई में वो बहुत लूज़ हो रहा था तो वो खुल ना जाए। फिर वो मई को अपने कार में चल के बैठने के लिए बोलता है। बेचारी मई अपनी फीलिंग को जैसे-तैसे वो कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग लू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन मई एक्चुअल में काफ़ी टायर्ड थी और वो कार में बैठते ही सो जाती है। कुछ देर तक तो लू यहाँ पर उसके जगने का इंतज़ार करता है, और जब वो नहीं जगती है तो वो धीरे से कार का गेट ओपन करता है, जिसमें कि मई सो रही थी, और वो कार का गेट ओपन होती ही ऐसे लू के ऊपर गिरती है। वो उसे संभाल लेता है और तब तक मई की नींद भी खुल गई थी। वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। लू से कहता है कि चलो घर आ गया है, घर चलते हैं।
फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि मई देखती है लू का घर सच में काफ़ी बड़ा है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा घर इतना बड़ा है और मैं तुम्हारे घर का रेंट अफोर्ड कर पाऊँगी। लू शुरुआत में तो उसे उसके लेवल के हिसाब से रेंट बता रहा था ताकि उसे ऑकवर्ड ना लगे। लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहने का डिसाइड कर रही है, तो वो उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रेंट और कम कर दूँगा। बदले में तुम यहाँ पर घर की साफ-सफाई कर लेना और मेरे लिए खाना बना लेना। ये चलेगा ना? मैं उसे कहती है हाँ, ये ठीक है। मैं रेंट तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती लेकिन घर का काम तो कर सकती हूँ ना। लू बस कैसे न कैसे करके यहाँ पर मई को अपने साथ रखने के इरादे में था, इसी वज़ह से वो ऐसा कर रहा था। लू से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस महीने में 10 दिनों के लिए ही घर आता हूँ। बाकी दिन तो मेरा मेरे ऑफ़िस बेस पर ही गुज़रता है, मुझे काम से फ़ुर्सत ही नहीं मिलता, तो तुम इस घर में आराम से बिना हेजिटेट किए रह सकती हो। मैं सोचती हूँ ये भी ठीक है, कुछ दिनों के लिए जब तक उसे अपना घर नहीं मिलता है, वो यहीं पर स्टे कर जाती है। इस ड्रामा का नाम मैं आप लोगों को बताना भूल गई। इस ड्रामा का नाम है मी एंड माई रोज रेडी टू शाइन। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मई अपने कमरे में अपने फ्रेंड से मैसेज में बात कर रही होती है। वो यहाँ पर एक्चुअल में जॉब रिलेटेड आई हुई थी। उसने साइकोलॉजी किया हुआ था अपने कॉलेज में। और यहाँ पर वो उसी रिलेटेड जॉब ढूँढने के लिए आई थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, "अरे! वो तुम्हारे चहेते का क्या हुआ, जो हर दिन तुम्हें कई सालों से कॉल कर रहा है?" एक्चुअल में मई को एक नंबर से डेली ही कॉल आता है। वो उधर से जो भी इंसान है, कुछ बोलता नहीं है, बस मई की आवाज़ सुनता है और फ़ोन रख दिया करता है। एक दिन मई को लगता है कि आखिरकार वो स्ट्रेंजर है कौन? और वो वापस से उसे कॉल बैक करती है। लेकिन उस स्ट्रेंजर का कॉल नहीं लगता है। अब मई के दिमाग में ये चल रहा था कि ये कौन इंसान हो सकता है, जो कि उसे हर रोज़ कॉल करता है और सिर्फ़ उसकी आवाज़ सुन कर के फ़ोन रख देता है। एक बार उसके दिमाग में ये जाता है कि कहीं वो ये तो पता नहीं करना चाहता कि हाँ, वो ठीक है या नहीं। सीन कट होता है, अगले सीन में हम लोग लू को देखते हैं, जो कि एक इंसान के ग्रेव पर गया हुआ था। ये इंसान इसका दोस्त था, रिश्तेदार था, क्या था? वो तो फ़िलहाल हमें अभी नहीं पता चल पाया है। बट हाँ, वो उससे मई के बारे में बात कर रहा था। इतना तो पता चलता है कि मई उन दोनों में कॉमन है। वो उस इंसान से कहता है कि मई ठीक है और सेफ़ है और मैं उसे अपने साथ रख रहा हूँ, ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ, उसका ख़्याल कर सकूँ। फिर वो यहाँ पर उस इंसान के लिए ड्रिंक लाया था, उसे ऑफ़र करके कुछ देर साथ रह के चले जाता है। अगली मॉर्निंग यहाँ पर मई की नींद खुलती है तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वो जल्दी-जल्दी उठ कर के बाहर जाती है। वो लू से बात करना चाहती थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उसका रूममेट है। हाय हेलो तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो उसे ढूँढती हुई जाती है तो देखती है लू टेबल पे इसका ब्रेकफ़ास्ट रख कर के अपने कमरे में जा चुका है। वो तो उसे देखता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर जब एक छिल रही होती है तभी सामने से ऐसे लू आता है। और वो बाथिंग रोब में था, उसके चेस्ट मसल मस्त-मस्त दिख रहे थे। मई के हाथ से वो एग नीचे गिर जाता है। जब वो ध्यान देती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड यहाँ पर हो जाती है। लू यहाँ पर खुद को कवर अप कर लेता है, मई को वो एग उठा के देता है और फिर वो इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं बोलता है। ड्रेस-वेस चेंज करके जब आता है तो दोनों यहाँ पर साथ में बैठ कर के लंच कर रहे थे। लू मई से पूछता है, "तो उसने जॉब के बारे में क्या सोचा है?" मैं उसे बताती है कि एक्चुअल में उसने यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया है। एक तो जब जगहों से उसे इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया है और वो वहाँ पर आज जाने वाली है। लू उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन प्लेसेस पर छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम इस शहर के लिए नई हो। मैं कहती नहीं, नहीं, एक तो तुम ऐसे ही मुझे अपने घर पे रख रहे हो, मैं और तुम्हारे लिए टेंशन नहीं बनना चाहती। मैं टैक्सी करके खुद ही उस प्लेस पर चली जाऊँगी। वैसे भी मैंने पता किया है, ये इस घर से ज़्यादा दूर नहीं है। साथ ही में वो लू को कहती है कि अब जब हम लोग रूममेट बन गए हैं तो क्यों ना एक-दूसरे से अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर लें। तो लू अपना नंबर उसे दे देता है। मैं उससे अपना नंबर शेयर करती हूँ और साथ ही में लू उसे घर का चाबी ऐसे कीरिंग लगा हुआ देता है, जो कि कीरिंग काफ़ी क्यूट था और मई को बहुत पसंद आता है। वो लू को थैंक्स बोलती है और फिर ब्रेकफ़ास्ट करके रेडी होकर के चली जाती है अपना जॉब इंटरव्यू के लिए। जब वो वहाँ डायरेक्टर के ऑफिस में पहुँचती है तो वहाँ पर एक और गो नाम का बंदा भी था। वो मई को देखते ही रह जाता है, इतनी वो प्रिटी लग रही थी।
मई को पता नहीं था कि एक्चुअल में इसी डिपार्टमेंट में लू भी काम किया करता है। लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है जा कर के। एक्चुअल में इन लोगों को पुलिस केसेस सॉल्व करने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि जो कुछ कैदी होते हैं वो यहाँ पर इतनी आसानी से अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो डायरेक्टर यहाँ पर मई का बड़ाई करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे रिज्यूमे को पढ़ा है। तुम बहुत ही हाईली क्वालिफ़ाइड हो और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें यहाँ पर काम पे रखने में। लेकिन क्या तुम कंफर्टेबल हो क्रिमिनल्स के बीच काम करने में? मई कहती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं, वो अपने ऑफ़िसर से बात कर रहा था। उसे एक नया केस दिया गया था जिसमें कि जो क्रिमिनल था वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। वो अभी अपने ऑफ़िसर से बात ही कर रहा था कि उसकी नज़र पड़ती है मई पे, जो कि गू नाम के एक और साइकोलॉजिस्ट के साथ यहाँ पर आए हुए थे। जो वो मेन हेड था, वो उन सबको मई और गू से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। लू जब मई को देखता है तो तुरंत ही वहाँ पर चले जाता है, मई से बात करने के लिए। सबके सामने वो कहता है उसे मई से कुछ पर्सनल बात करना है। ऐसा कहते वो मई को वहाँ से साइड में लेके जाता है बात करने के लिए। सब सोच रहे होते हैं कि मई कौन है जिसके लिए लू इतना ज़्यादा परेशान है। मई को साइड में ले जाकर के वो बोलता है कि आखिरकार वो कर क्या रही है। उसे पता है ना कि ये पुलिस स्टेशन है और मई के लिए सेफ नहीं है। यहाँ पर बहुत ही बुरे-बुरे कैदियों को लेकर के आया जाता है, जिन पे मर्डर के भी चार्जेस होते हैं। क्या मई इन सिचुएशन को हैंडल आउट कर सकती है? क्या वो उन्हें डील कर सकती है? मैं उसे कहती है कि उसके पास जॉब्स के ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं, जैसा कि उसे पता है कि उसकी खुद की कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और सर्वाइव करने के लिए पैसे लगते हैं। ऊपर से जिस डिपार्टमेंट में उसने जॉब मतलब अपना ग्रेजुएशन किया है, एक बिगिनर होने की वजह से उसे इतनी आसानी से जॉब नहीं मिल रहा था। वो इस शहर में जॉब ढूँढने के लिए ही तो आई है और उसे यहाँ पर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लू को मई की सेफ्टी की काफ़ी फ़िक्र हो रही थी और वो उसे मना कर रहा होता है कि नहीं तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकती। मैं उसे कहती है कि तुम ये चीज़ किस हक से कह रहे हो? मेरे सीनियर होने की वजह से या फिर तुम मुझे पहले से जानते हो और तुम्हें मेरी फ़िक्र है इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। लू के पास इन बातों का जवाब तो था, लेकिन वो मई को इन बातों का जवाब नहीं देता है। मैं कहती है देखा, मैं तुमसे जब भी कोई सवाल करती हूँ तो तुम उस बात को वहीं बंद कर देते हो। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हो और आ जाते हो केयर दिखाने के लिए। चल क्या रहा है? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। या तो फिर तुम सच-सच मेरे सवालों का जवाब दो, तो ही मैं सोचूँगी कि आगे क्या करना है, और नहीं तो फिर मेरे पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर करना बंद करो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरे रूममेट हो और कुछ नहीं। लू यहाँ पर मई को चाहे कितना भी समझाने का कोशिश कर ले, मई ने यहाँ पर ज़िद पकड़ ली थी कि नहीं, वो यहाँ पर यही जॉब करने वाली है, क्योंकि वो श्योर थी कि जब लू यहाँ पर है तो वो वैसे भी उसे कुछ नहीं होने देने वाला है। दोनों के बीच यहाँ पे थोड़े से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। लू भी यहाँ से मई से अट्रैक्टेड था, लेकिन वो ये बातें उस तक पता नहीं लगने देता। मैं उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं अपना ख़्याल रखूँगी, तुम अपना काम करो। लेकिन लू से कहता है कि वो यहाँ काम नहीं कर सकती और ये फाइनल है। वो अपना ज़िद पकड़ के बैठा होता है। मई कहती है मुझे यहाँ पर हायर कर लिया गया है और मैं जॉब से रिज़ाइन नहीं करने वाली हूँ, चाहे जो भी कर लो। मैं प्रूफ़ करके रहूँगी कि एक्चुअल में मैं कैपेबल हूँ यहाँ पर काम करने के लिए। और वो ऐसे वहाँ से बाहर चली जाती है। लू यहाँ पर अपने बॉस से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि मई को इस काम के लिए असाइन नहीं करने के लिए, वो भी काफ़ी यंग एज है और वैसे क्रिमिनल्स को हैंडल आउट नहीं कर सकती है। उसका बॉस उसे डाँटते हुए कहता है, आई नो कि तुम्हें किसी के साथ काम करना पसंद नहीं है, लेकिन कभी-कभी हमें अपना तरीका बदल देना चाहिए। अगर सामने वाला अपनी गलती सीधे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है? इसी बहाने मई की कैपेबिलिटी भी तो चेक हो जाएगी ना कि एक्चुअल में वो इतनी कैपेबल है या नहीं काम करने के लिए। लू चाहे अपने बॉस को जितना भी कन्विंस कर ले, बॉस ने फाइनली बोल दिया था कि नहीं, मैं यहीं पर काम करने वाली है। वो एक्चुअल में बहुत टैलेंटेड है, तो फिर लू कुछ कह भी नहीं पा रहा था। बाहर इस तरीके से आज का काम खत्म होने के बाद सब अपने-अपने घर के लिए निकल रहे थे। यहाँ पर लू मई के आने का वेट कर रहा था। सब सोच रहे होते कि लू किसके आने का वेट कर रहा है। मई यहाँ पर आती है तो लू उसे ऑफ़र देता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी तो हमें साथ जाना है। मई कहती है नहीं, नहीं मैं चली जाऊँगी, मैं टैक्सी बुक कर लेती हूँ।
इस बात पर लू यहाँ पर मई को उठा के चुपचाप कार में बिठा देता है और बोलता है, तुम्हें ज़्यादा सारे काम अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, हम एक ही जगह जा रहे हैं, साथ में चल लेते हैं। लू के ऐसा करने पे मई को फर्स्ट टाइम फील हो रहा था कि कोई उसके लाइफ में आया है जो कि एक्शन में उसका केयर कर रहा है। वो लोग थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं। लू यहाँ पर मई के लिए ऐसे कॉफ़ी लेकर के आया हुआ था। मई को एक्चुअल में स्वीट चीज़ें पसंद थी और ये बात लू को पता था। हालाँकि लू बिल्कुल भी स्वीट नहीं खाता था, फिर भी वो मई के पसंद के हिसाब से उसके लिए कॉफ़ी लेकर के आता है। उससे कहता है, तुम्हें पता है कि वो एरिया कितना ज़्यादा रिस्की है, जहाँ पर कि तुम जॉब करने के लिए तैयार हो? मई कहती है, हाँ, बट उसे खतरों से खेलने का आदत है। जिसके मॉम डैड नहीं है, वो बचपन से आज तक खुद ही तो अपने ज़िंदगी की जंग लड़ते आई है ना। अगले सीन में मई को हम लोग देखते हैं जो कि कुछ खाने के बाद जैसे हम बिल पेमेंट करने के लिए जाती है तो उससे ध्यान आता है एक्चुअल में उसने अपना फ़ोन तो यहाँ पर लू के ही कार में छोड़ दिया है और लू अपने ऑफिस जा चुका था। वो उसे कॉल करके बोलती है फ़ोन लाने के लिए, तो वो बहाना कर देता है कि वो बिज़ी है, वो थोड़ी देर में आएगा। तो मई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो यहाँ पर लू के आने का इंतज़ार कर रही होती है। चुपचाप वो साइड में अपना वेट कर रही थी, तभी हम लोग देखते हैं कि उस होटल में एक काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन आता है। वो अपने सेक्रेटरी के साथ यहाँ पर आया हुआ था। उसकी नज़र ऐसे मई पे पड़ती है, तो वो मई के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। तो वो चुटकी में ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालती है मानो कि वो एक एआई हो, और फ़ोटो से लड़की के बारे में पूरा जन्म पत्र ही निकाल देती है। उसका नाम ये है, वो इस ऑर्फनेज से पली-बड़ी है, उसका ये कॉलेज रहा है, फलाना-ढिमकाना। जो होटल का मैनेजर था, वो उसे रूम स्टे दिखाता है उस बिज़नेसमैन को, और वो ये तो समझ गया था कि वो बंदा मई में इंटरेस्टेड है, तो इसी वजह से वो मई से जाता है बात करने के लिए। जब वो बिज़नेसमैन अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चले जाते, तो वो मई को कहता है कि हम आपको यहाँ पर एक वीआईपी रूम में स्टे देते हैं। मई कहती है, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मेरे साथ ज़िद करने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम तो इस कॉलेज से बिलॉन्ग करती हो, तो तुम्हारे पास ऑब्वियस सी बात है इतने पैसे नहीं होंगे, और तुम ऑर्फनेज से हो तो तुम्हारे पास पैसे होने के चांसेस ही नहीं है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमारा जो होटल है, वो तुम्हें इतना अच्छा वीआईपी स्टे दे रहा है। वो मई को उस बिज़नेसमैन को ऑफ़र करना चाहता था। मई उसे साफ़ तौर पे मना कर देती है। उसे कोई वीआईपी स्टे नहीं चाहिए। तो वो यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुला लेता है कि सीधे तरीके से ना सही, तो वो ज़बरदस्ती मई को लेकर के जाएगा। ये सब कुछ अभी हो ही रहा था कि यहाँ पे लू आ जाता है मई को प्रोटेक्ट करने, और वो उसे वहाँ से घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो मई को कह रहा था कि ये सब कुछ जब हुआ तो तुम्हें तुरंत ही मुझे कॉल करना चाहिए था। मई कहती है, ये सब कुछ जब हुआ तभी तो तुम आ गए। फिर मई को यहाँ पर भूख लगा था, तो लू उसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेकर के जाता है। मई देखती है कि वो प्रोटेक्शन वाले एरिया में जा रहा है, तो वो काफ़ी ऑकवर्ड होने लगती है। लेकिन लू वहीं के पास में रखा वो चॉकलेट एक्चुअल में मई के लिए लेने के लिए गया हुआ था। मई इन चीज़ों को समझ नहीं पाती है। फिर जब उसे चॉकलेट ला कर के देता है, तो वो सोचती है, ओह! तो वो चॉकलेट लेने के लिए गया हुआ था। वो तो काफ़ी शर्मा रही थी। लू सोच रहा होता है कि इसे क्या हुआ? आफ्टर दैट वो लोग बिल पेमेंट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। घर जाकर के मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें स्वीट में खरीदी हुई थी। डिनर करने के बाद वो लू को अपने साथ बैठ कर के ऐसे कपकेक खाने के लिए बोलती है। अच्छा, खाने के बाद मीठा खाने का मन किसका-किसका करता है? और कौन-कौन चॉकलेट्स प्रेफ़र करता है खाना? कमेंट में अपने थॉट ज़रूर बताना। यहाँ पर वो दोनों साथ में बैठ कर के खा रहे होते हैं। लू की नज़रें तो मई पर ही थी। वो स्वीट खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन मई के कहने की वजह से ही वो चीज़ों को ट्राई कर रहा था, खाते-खाते ऐसे लिप्स पर यहाँ पर। मई के ब्रेड क्रम्स लग जाते हैं, तो लू उसे टिश्यू ऑफ़र करता है। यहाँ पर मई उससे पूछती है कि उसने उसका नाम किस नाम से सेव किया हुआ है। लू ने अब तक मई का नाम सेव नहीं किया था। मैं उसे कहती है कि मैं तुम्हारा नाम किसी स्पेशल नाम से सेव करने वाली हूँ। तुम मेरे रूममेट होने के साथ-साथ मेरे सेवियर भी हो। आफ्टर दैट मई फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वह कुछ दिन देर तक ऐसे बाथटब में बैठे रहती है। फ्लैशबैक में अब कुछ दिनों में जो हुए लू से रिलेटेड मोमेंट, वो इन चीज़ों को याद कर रही थी कि लू जब से उसकी लाइफ में आया है, चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है। वो हर वक्त उसे सेव करते रहता है, और आखिरकार वो इंसान कौन है जो कि हर रोज उसे कॉल करता है। एक पल को तो उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो लू ही तो नहीं है। फिर वो उठ कर के अपने कमरे में जाती है, क्योंकि उसके गले का चोट ऐसे ठीक नहीं हुआ था।
क्योंकि उसके गले का चोट अभी ठीक नहीं हुआ था और उसे फर्स्ट एड अप्लाई करना था। जैसे ही वो अंधेरे में फर्स्ट एड का बॉक्स उठाती है तभी लू अचानक से आ जाता है और उसे अंधेरे में देख कर के मई डर जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स नीचे गिर जाता है। लू आकर के लाइट जलाता है और पूछता है क्या हुआ? तभी उसकी नज़र मई के गले पर पड़ती है जहाँ पर कि उसकी चोट से ऐसे ब्लीडिंग हो रहा था। और उसे कहता है बैठो मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर देता हूँ। मैं चुपचाप सोफे पे बैठी हुई थी, लू उसका फर्स्ट एड कर रहा था। लेकिन लू इतना करीब था कि मैं कि यहाँ पे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। लू इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, उसे लगता है कि शायद मई को ऐसे पेन हो रहा है चोट में, इसी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। फिर वो जल्दी-जल्दी उस पर दवा लगा देता है और कहता है ध्यान रखो, ये घाव ऐसे पानी में नहीं भीगना चाहिए। इसके बाद वो लोग उठ के अपने कमरे में जा रहे होते हैं, तभी मई को चक्कर आने लगता है। वो सँभालने के चक्कर में लो को पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है, वो सोफ़े पे गिरता है और दोनों के बीच यहाँ पर एक एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है। मई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है और लो को सॉरी सॉरी बोलने लगती है। लो फिर सोफ़े से उठता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट था, इसमें इतना ऑकवर्ड होने वाली कोई बात नहीं है। और उसे कहता है जाओ आराम करो, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सोच रही थी कोई बिना फ़ायदे के कभी भी किसी से इतना ज़्यादा केयर या हेल्प नहीं करता। आखिरकार लू का उससे क्या रिलेशन है? उसे सारी बातें जाननी थी। रात बीत जाती है। अगला सुबह आता है, मई को जॉब पर भी जाना था। उससे पहले वो उठ कर के यहाँ पर अपने और लू के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाती है। और उसे लगता है कि लू को अब जगाना चाहिए तो जाती है उसके कमरे का गेट नॉक करने के लिए। जैसे ही वो गेट नॉक करती है वैसे ही लू गेट खोल देता है और उसका हाथ सीधे उसके चेस्ट से टकराता है। लू भी यहाँ पे थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाता है, फिर मई कहती है कि एक्चुअल में उसने ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर किया था, इसी वजह से वो उसे जगाने के लिए आई हुई थी। दोनों साथ में बैठ कर के ऐसे ब्रेकफ़ास्ट करने लगते हैं। लू यहाँ पर मई को थैंक्स बोलता है उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और फिर यहाँ पर वो उसे अपने साथ ऑफिस लेकर के जाता है। मई अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है तो लू उसे रोकते हुए कहता है तुम यहाँ के लिए नई हो, तुम्हें पता भी है रास्ता किधर से जाता है? मैं कहती हाँ मैंने चेक किया है और मुझे पता है कि मुझे किधर जाना है। वैसे भी मुझे पहले डीन से मिलना है तो ही मैं जॉब ज्वाइन कर पाऊंगी। लू कहता है चलो ठीक है। उसे लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मई की काफ़ी फ़िक्र हो रही थी कि वो इस फ़ील्ड में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। वो मई को डे 1 पर ही इतना वर्क दे देना चाह रहा था कि वो उसे ये प्रूव कर दे कि वो कैपेबल नहीं है। वो अपने बंदे को अब तक का सबसे टफ़ केस उसे देते हुए कहता है, "जा कर के मई को कहो, इस केस को सॉल्व करे। उसके पास सिर्फ़ 15 मिनट है। अगर 15 मिनट के अंदर उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो फिर वो कैपेबल होगी यहाँ पर काम करने के।" उसका हेल्पर उसे कहता है, "तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा ज़्यादा ही क्रूअल हो रहे हो? तुम्हें मई से प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है कि ये केस कितना ज़्यादा टफ़ है। क्या वो नई लड़की सॉल्व कर पाएगी?" लू कहता है, "वही तो देखना है।" फिर उसका बंदा मई के पास जाता है और कहता है कि एक्चुअल में ये काम तुम्हें मिला है, आज तुम्हारा डे 1 है और लू ने तुम्हें ये केस दिया है। अंदर जो कैदी है, उससे तुम्हें उसका क्राइम कबूल करवाना है कि उसने ऐसा क्यों किया और अगर वो ऐसा कर लेगी, तो फिर वो यहाँ पर आराम से जॉब कर सकती है। इट मीन्स कि वो यहाँ पर काम करने के लायक है। मैं उस केस को पढ़ती है, वो समझ जाती है कि केस आसान नहीं होने वाला है। ये बहुत ही टफ़ केस होने वाला है। उसे सिर्फ़ 15 मिनट का समय दिया जाता है और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। आप लोगों को क्या लग रहा है? मुझे तो कहानी काफ़ी सीरियस और स्ट्रॉन्ग वाली लग रही है। आई नो आगे रोमांस काफ़ी सारा आने वाला है। आपको अगर इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो इस कहानी का सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल पाएगा। आई होप कि जो लोग और यंग मई में की कहानी आप भी उसी बेसब्री से इंतज़ार करते हो जितना कि मैं। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में। हेलो एवरीवन, झूलोंग और यान में मई का एक और नई कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ये इस कहानी का पार्ट 1 है क्योंकि मुझे इस कहानी का इतने ही एपिसोड्स मिले थे। तो इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग मई नाम की गर्ल को देखते हैं। वो एक्चुअल में किडनैप हो गई थी। वो अभी-अभी इस शहर में नई आई थी और आते ही किडनैप हो गई। मई की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब से प्लेस पर देखती है। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक कह रहा था कि हमने उस इंसान को किडनैप कर लिया है, हमें पैसे कब तक मिलने वाले हैं। उस बात पर
दूसरा बंदा बोलता है कि पहले मुझे लड़की को देखने दो और अगर वो मुझे पसंद आई तो ही मैं पेमेंट करने वाला हूँ। इतना कहते ही वो जो किडनैपर था वो मई को दूसरे बंदे के पास लेकर के जाता है जिसके लिए उन लोगों ने यहाँ पर मई को किडनैप किया हुआ था। उसे उसके सामने लेकर के जाया जाता है। मई डरी सहमी सी थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये किडनैपर सीधे उसे जान से ना मार दें। जैसे ही उस बंदे के पास मई को लेकर के जाया जाता है, वो बंदे को मई पसंद आती है और वो किडनैपर्स को मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। वो किडनैपर्स उसे उसके पास छोड़ कर के बगल कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो मई के साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश कर रहा था। मई के हाथ बंधे हुए थे, इसी वजह से वो ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और उसे शायद उम्मीद भी नहीं था कि कोई उसे बचाने के लिए आने वाला है।